तुम सोचते हो कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तुम जो भी करते हो वो तुम्हारे सोच समझ कर लिए गए फैसले हैं। सुबह आंख खुलते ही फोन चेक करना, टेंशन होने पर मीठा खाना या रोज ऑफिस उसी पुराने रास्ते से जाना। तुम्हें लगता है ये सब तुम खुद तय कर रहे हो। विज्ञान कहता है कि तुम पूरी तरह गलत हो। ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी के 40% से ज्यादा काम तुम्हारे फैसले नहीं, बल्कि सिर्फ तुम्हारी आदतें हैं। तुम्हारा दिमाग असल में बहुत आलसी है। वो अपनी ऊर्जा बचाने के लिए तुम्हें लगातार ऑटो पायलट मोड पर चला रहा है। जब तक तुम इस छिपे हुए सिस्टम को नहीं समझोगे, तुम चाहकर भी खुद को बदल नहीं पाओगे। यही काम आती है चार्ल्स डुहिग की मास्टर्स द पावर ऑफ हैबिट। ये कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग की वायरिंग, मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस का एक सटीक और गहरा विश्लेषण है। इसमें तुम सीखोगे कि कोई भी आदत असल में कैसे जन्म लेती है और कैसे पेप्सोडेंट व स्टारबक्स जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियां तुम्हारी आदतों को तुमसे बेहतर समझकर चुपचाप तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करती है। सबसे जरूरी बात, तुम ये जानोगे कि द हैबिट लूप के असली विज्ञान को हैक करके तुम अपनी किसी भी सालों पुरानी बुरी आदत को हमेशा के लिए कैसे तोड़ सकते हो। क्या तुम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस किताब के पहले चैप्टर द हैबिट लूप से शुरुआत करते हैं। तुम सुबह उठते हो और बिना सोचे तुम्हारा हाथ फोन पर चला जाता है। तुम काम करते करते बोर होते हो तो अचानक खुद को सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए पाते हो, या स्ट्रेस में सीधा मीठे और सिगरेट की तरफ भागते हो। तुम ये सब सोच समझकर नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हें हैक कर चुका है। असल में तुम अपनी आदतों के गुलाम बन चुके हो और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस चाहते हो तो ये चैप्टर तुम्हारी आंखें खोल देगा। इस चैप्टर में हम उस सिस्टम को समझेंगे जो तुम्हारी जिंदगी के हर सेकंड को चला रहा है। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस है जो बताता है कि कैसे तुम्हारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा हिस्सा तुम्हारे सारे फैसले ले रहा है। कोई भी आदत सिर्फ एक काम नहीं होती, वो 3 हिस्सों का एक लूप होती है। पहला है इशारा, एक ट्रिगर जो तुम्हारे दिमाग को ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। दूसरा है रूटीन, वो काम या आदत जो तुम करते हो। और तीसरा है इनाम व सुकून जो तुम्हारे दिमाग को मिलता है और उसे याद रहता है कि ये लूप भविष्य में फिर से दोहराना है। एमेट के वैज्ञानिकों ने चूहों पर हुए एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब चूहे को भूल भुलैया में चॉकलेट तक पहुंचने का रास्ता याद हो गया तो भागते समय उसके दिमाग ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। दिमाग सो गया था क्योंकि उस काम ने एक आदत का रूप ले लिया था। यही बात यूजिन पॉली नाम के एक मरीज पर भी लागू हुई, जिसकी याददाश्त एक वायरस की वजह से पूरी तरह खत्म हो गई थी। उसे अपने घर का रास्ता तक याद नहीं था, फिर भी वो रोज अपने आप सैर करके सही सलामत घर लौट आता था। ऐसा इसलिए क्योंकि आदतें हमारी मेमोरी में नहीं, बल्कि दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच बेसल गैंग्लिया नाम के एक छोटे से हिस्से में सेव होती है। जब तक लूप चालू है, मेमोरी की कोई जरूरत ही नहीं होती। लेकिन इस विज्ञान का सबसे चौंकाने वाला सच ये है कि तुम अपनी पुरानी आदतों को कभी डिलीट नहीं कर सकते। एक बार जो आदत तुम्हारे बेसल गैंग्लिया में वायर हो गई, वो हमेशा के लिए वहां सेव हो जाती है। इसीलिए जब तुम किसी बुरी आदत को सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर छोड़ना चाहते हो, तो तुम बार बार हार जाते हो। जैसे ही वो पुराना इशारा या स्ट्रेस वापस आता है, तुम्हारा दिमाग फिर से उसी रूटीन को चालू कर देता है। विज्ञान कहता है कि हम आदतों को मिटा नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें लूप के बीच वाले हिस्से यानी रूटीन को बदलना होगा। अपनी सबसे बुरी आदत को ध्यान से देखो और उसे 3 हिस्सों में तोड़ो। मान लो तुम्हें रोज शाम 4 बजे जंक फूड खाने की आदत है। पता लगाओ कि इशारा क्या है। क्या सच में भूख लगी है या काम से ब्रेक चाहिए? फिर देखो इनाम क्या है, स्वाद चाहिए या सुकून।
अगर तुम्हें बस ब्रेक और सुकून चाहिए, तो कल जब वो इशारा आए तो जंक फूड खाने की जगह किसी दोस्त को कॉल कर लो या बाहर टहलाओ। इशारा वही रखो, इनाम वही रखो, बस रूटीन बदल दो। यही द हैबिट लूप को हैक करने का इकलौता तरीका है। जो इस विज्ञान को समझ गए वो अपने दिमाग के मास्टर बन गए। अगले हिस्से में तुम जानोगे कि पेप्सोडेंट जैसी कंपनियों ने कैसे पूरी दुनिया के दिमाग में एक नकली तलब पैदा करके अरबों डॉलर कमाए। इसलिए बने रहो। तो चलिए अब द पावर ऑफ हैबिट के चैप्टर 2 द क्रेविंग ब्रेन की शुरुआत करते हैं। तुम अलार्म लगाते हो, जिम जाने का सोचते हो, लेकिन सुबह उठकर फिर से स्नूज बटन दबाकर सो जाते हो। तुम एक नई और अच्छी आदत बनाने की पूरी कोशिश करते हो, मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, लेकिन हर बार हार जाते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि आदत बनाने के लिए सिर्फ अनुशासन चाहिए, जो कि सिर्फ आधा सच है। पिछले चैप्टर में हमने द हैबिट लूप, इशारा, रूटीन और इनाम को समझा था। लेकिन अगर वो लूप एक गाड़ी है तो बिना ईंधन के नहीं चल सकती। वो ईंधन है तुम्हारी तलब यानी क्रेविंग। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ एक खास तलब पैदा करके दुनिया की बड़ी कंपनियों ने हमारे दिमाग को हैक कर लिया, और कैसे तुम इस विज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी किसी भी मुश्किल आदत को अपना सकते हो। बात 1900 की शुरुआत की है, जब अमेरिका में लोगों के दांत सड़ रहे थे। तब क्लॉड हॉपकिंस नाम के एडवर्टाइजर ने पेप्सोडेंट टूथपेस्ट को बेचने के लिए लोगों को एक इशारा दिया। अपनी जीभ को दांतों पर फेरो, तुम्हें एक चिपचिपी परत महसूस होगी। फिर उसने इनाम दिया, पेप्सोडेंट का इस्तेमाल करो, परत हट जाएगी और दांत चमक उठेंगे। ये आइडिया हिट हो गया, लेकिन विज्ञान ने कई सालों बाद इसका असली राज खोला। जादू उस इशारे या इनाम में नहीं, बल्कि पेस्ट में मौजूद सिट्रिक एसिड और मिंट के तेल में था, जो मसूड़ों में एक ठंडी झंझनाहट पैदा करता था। बहुत जल्द लोगों का दिमाग उस झंझ की तलब करने लगा। पेप्सोडेंट ने सिर्फ दांत साफ करना नहीं, बल्कि उस झंझट की तलब को बेचा था। तुम्हें लगता होगा कि तुम इनाम के लिए कोई काम करते हो, लेकिन विज्ञान कहता है कि तुम उस इनाम के मिलने से पहले उठने वाली तलब के गुलाम हो। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वोल्फ्राम शुल्ज ने जूलियो नाम के एक बंदर पर स्टडी की। जूलियो को स्क्रीन पर पीली आकृति दिखने पर लीवर दबाना होता था, जिसके तुरंत बाद उसे मीठा जूस मिलता। शुरुआत में जूस मुंह में आने पर जूलियो के दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता, लेकिन कुछ दिनों बाद डोपामाइन जूस पीने के बाद नहीं, बल्कि स्क्रीन पर पीली आकृति देखते ही रिलीज होने लगा। जूस मुंह में आने से पहले ही दिमाग खुशी से भर जाता था। यही तलब है, दिमाग को इनाम मिलने से पहले ही खुशी चाहिए होती है, और अगर जूलियो को जूस न मिले तो वो गुस्से से भर जाता था। जब तुम कोई नई आदत बनाना चाहते हो तो इसी डोपामाइन स्पाइक को भूल जाते हो। तुम सुबह 6 बजे दौड़ने का फैसला करते हो और इनाम सोचते हो 6 महीने बाद की फिटनेस। लेकिन इस फिटनेस में कोई तुरंत मिलने वाली झंझनाहट नहीं है, इसलिए दिमाग बिस्तर की गर्मी और नींद का तुरंत मिलने वाला इनाम चुनता है और आदत टूट जाती है। अगर तुम्हें कोई नई आदत डालनी है तो एक ऐसा इनाम चुनो जिसकी तुम्हें तुरंत तलब हो, जैसे वर्कआउट के ठीक बाद तुम्हारी फेवरेट कोल्ड कॉफी, हॉट शॉवर या पसीना बहाने वाला एंडोफिन रश। शुरुआत में तुम उस हॉट शॉवर की तलब में उठोगे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद तुम्हारा दिमाग फिटनेस के उस रश की तलब करने लगेगा। जो लोग अपनी आदतों में ये तलब जोड़ना सीख गए, वे कोई भी मुश्किल आदत अपना सकते हैं, और जो नहीं सीखे वो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखकर असल जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगले चैप्टर में हम आदत बदलने का सुनहरा नियम सीखेंगे, जिससे तुम शराब, सिगरेट, ओवरथिंकिंग या फोन चलाने जैसी सालों पुरानी बुरी आदतों को जड़ से रिप्लेस कर सकते हो। अगर तुम्हें अपने दिमाग की वायरिंग समझने में मजा आ रहा है तो ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब करो। तो चलिए अब द पावर ऑफ हैबिट के चैप्टर 3 की शुरुआत करते हैं। तुम सालों से सिगरेट छोड़ने
या रात रात भर फोन चलाने की आदत छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम खुद से वादे करते हो, लेकिन जैसे ही ऑफिस में स्ट्रेस या कोई उदासी आती है, तुम वापस उसी पुरानी आदत में गिर जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन असल में तुम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हो जिसे मारना नामुमकिन है। विज्ञान कहता है कि पुरानी आदतें कभी मरती नहीं, वे तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो चुकी है। तो क्या तुम जिंदगी भर इन बुरी आदतों के गुलाम रहोगे? बिल्कुल नहीं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे आदत बदलने का सुनहरा नियम, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। चार्ल्स डुहिग समझाते हैं कि तुम किसी भी बुरी आदत को मिटा नहीं सकते, तुम्हें उसे बदलना पड़ता है। तुम्हें अपना पुराना इशारा और इनाम वही रखना है, बस बीच का रूटीन बदल देना है। इसी फॉर्मूले से दुनिया की सबसे बड़ी नशा मुक्ति संस्था एल्कोहलिक्स एनोनिमस ने लाखों शराबियों को ठीक किया। इसी नियम का इस्तेमाल करके टोनी डंगी नाम के कोच ने अमेरिका की सबसे खराब फुटबॉल टीम को चैंपियन बना दिया। टोनी ने खिलाड़ियों की पुरानी आदतों के लूप को हैक करके उनके रिएक्ट करने के तरीके को बदल दिया, जिससे वे बिना सोचे ऑटोमेटिक तरीके से तेजी से खेलने लगे। लेकिन विज्ञान कहता है कि आदत बदलने का ये सुनहरा नियम तब तक ही काम करता है जब तक जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो। भारी स्ट्रेस आने पर इंसान का दिमाग तुरंत सबसे पुरानी आदत की तरफ भागता है। रिसर्चर्स ने देखा कि जिन शराबियों की जिंदगी में नौकरी छूटने या तलाक जैसा बड़ा हादसा हुआ, उनमें से ज्यादातर का नया रूटीन टूट गया और उन्होंने फिर शराब पी ली। जो लोग भारी स्ट्रेस के बाद भी नहीं टूटे, उनके पास एक ऐसी चीज थी जो विज्ञान से परे थी, विश्वास। तुम्हारी आदत तब तक पूरी तरह नहीं बदलती जब तक तुम्हें अंदर से ये विश्वास न हो जाए कि तुम हालात का सामना पुरानी आदत के बिना भी कर सकते हो। और ये विश्वास अकेले नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी या ग्रुप से आता है। ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वे अपनी बुरी आदतों से अकेले लड़ने की कोशिश करते हैं और पुराने लूप को पूरी तरह डिलीट करना चाहते हैं। स्ट्रेस आते ही उनका अकेलापन उन्हें फिर से उसी गड्ढे में धकेल देता है। अगर तुम्हें फोन की लत या कोई बुरी आदत है, तो उसे पूरी तरह छोड़ने की कसम मत खाओ, बल्कि अपना लूप हैक करो। अगर बोरियत तुम्हारा इशारा है और फोन से मिलने वाला एंटरटेनमेंट तुम्हारा इनाम, तो अगली बार बोर होने पर फोन उठाने की जगह पॉडकास्ट सुन लो या किसी दोस्त से बात कर लो। सबसे जरूरी बात, ये सफर अकेले तय मत करो। किसी दोस्त या परिवार वाले को साथ जोड़ो, क्योंकि स्ट्रेस के वक्त उनका साथ ही तुम्हें ये विश्वास दिलाएगा कि तुम पुरानी आदत के बिना भी रह सकते हो। जो लोग आदतों को मिटाने की जगह उन्हें रिप्लेस करना सीख गए, वो दुनिया के सबसे मजबूत इंसान बन गए। अगले चैप्टर में हम कीस्टोन हैबिट्स के बारे में जानेंगे। वो एक इकलौती आदत जिसे सुधारने से तुम्हारी सेहत, पैसा और फोकस सब अपने आप सुधर जाएगा। अगर तुम्हें यह सुनकर अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस हो रहा है, तो ऑडियो बुक 177 को अभी सब्सक्राइब करो। तो चलिए अब द पावर ऑफ हैबिट के चैप्टर 4 की शुरुआत करते हैं। तुम हर नए साल पर या हर महीने की पहली तारीख को एक लिस्ट बनाते हो कि कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, जंक फूड नहीं खाऊंगा और रोज 10 पेज किताब पढ़ूंगा। तुम अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की कोशिश करते हो और नतीजा ये होता है कि 3 दिन बाद तुम वापस उसी पुराने रूटीन पर आ जाते हो, थके हुए और हारे हुए। तुम फेल इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि तुम एक साथ बहुत सारे मोर्चों पर जंग लड़ रहे हो। इसी का समाधान हमें इस चैप्टर में मिलता है, जिसका नाम है कीस्टोन हैबिट्स। पिछले चैप्टर में हमने आदत बदलने का सुनहरा नियम समझा था, लेकिन जब तुम्हारे अंदर बदलने के लिए 20 अलग अलग आदतें हों, तो शुरुआत कहां से करें? चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि तुम्हें सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ वो एक आदत खोजनी है जिसे बदलते ही तुम्हारी बाकी की पूरी जिंदगी, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी खुशी अपने आप सुधरने लगे। अक्टूबर 1987 में
अमेरिका की एक बहुत बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी एल्कोआ बर्बादी की कगार पर थी। तब पॉल ओनील नाम के नए सीईओ को लाया गया। इन्वेस्टर्स के साथ पहली मीटिंग में सब उम्मीद कर रहे थे कि वो प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात करेंगे, लेकिन पॉल ने कहा कि उनका लक्ष्य कंपनी को अमेरिका की सबसे सुरक्षित कंपनी बनाना है, जहां किसी मजदूर को एक खरोंच भी ना आए। ये सुनकर कई बड़े इन्वेस्टर्स ने उसी दिन कंपनी के सारे शेयर बेच दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि कंपनी डूबने वाली है। लेकिन वो बहुत गलत थे। पॉल ओनील ने प्रॉफिट पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट चुनी, मजदूरों की सुरक्षा। सुरक्षा सुधारने के लिए मशीनें बेहतर हुई। मशीनों से एल्यूमिनियम की क्वालिटी सुधरी, क्वालिटी से काम जल्दी होने लगा और प्रॉफिट आसमान छूने लगा। सिर्फ सुरक्षा की एक आदत ने कंपनी के काम करने का पूरा तरीका बदल दिया। जब पॉल ओनील रिटायर हुए तो एल्कोआ का प्रॉफिट 5 गुना बढ़ चुका था। यही है कीस्टोन हैबिट की ताकत। ये एक ऐसा डोमिनो है जिसे अगर तुम गिरा दो तो बाकी सारी चीजें अपने आप सही लाइन में गिरने लगती है। तुम्हें लगता होगा कि फिट होने के लिए पूरी डाइट बदलनी पड़ेगी, जिम में पसीना बहाना पड़ेगा और मीठा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन विज्ञान कहता है कि तुम्हें इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वजन कम करने वाले लोगों पर एक रिसर्च की। उन्होंने लोगों से कहा कि कोई डाइटिंग या जिम मत करो। सिर्फ हफ्ते में कम से कम एक दिन तुम जो भी खाते हो उसे एक डायरी में लिख लो। इसे फूड जर्नलिंग कहते हैं। कुछ हफ्तों बाद एक जादू हुआ। जिन लोगों ने सिर्फ लिखने की आदत डाली थी, उन्होंने अचानक अपनी डाइट खुद सुधारनी शुरू कर दी। जब वो डायरी में लिखते कि उन्होंने आज 2 समोसे खाए हैं, तो उन्हें खुद अजीब लगता। उन्होंने अपने आप सेब खाना और शाम को टहलना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि सिर्फ डायरी लिखने वालों ने उन लोगों से 2 गुना वजन कम किया जो भारी डाइटिंग और जिम कर रहे थे। एक छोटी सी आदत ने उनके दिमाग की पूरी प्रोग्रामिंग बदल दी। रिसर्च बताती है कि जो लोग रोज सुबह अपना बिस्तर ठीक करते हैं, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है। जो लोग हफ्ते में सिर्फ 3 दिन एक्सरसाइज करते हैं, वो अचानक अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कम खर्च करने लगते हैं। एक्सरसाइज और क्रेडिट कार्ड का कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक अच्छी आदत दिमाग में ऐसा अनुशासन पैदा करती है जो जिंदगी के हर हिस्से में फैल जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जिंदगी पटरी से उतरने पर तुम पैनिक कर जाते हो, एक साथ 10 अलार्म लगाते हो और अपनी इच्छा शक्ति को पूरी तरह निचोड़ देते हो। इंसान का दिमाग एक साथ इतने बदलाव नहीं सह सकता। वो क्रैश कर जाता है और तुम वापस वही आ गिरते हो। इसलिए अपनी वो 10 चीजों वाली लिस्ट फाड़ कर फेंक दो। आज से तुम्हें सिर्फ अपनी एक कीस्टोन हैबिट ढूंढनी है। वो रोज सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना हो सकता है, रात को डायरी में 3 लाइनें लिखना, या रोज शाम को 15 मिनट पैदल चलना हो सकता है। तुम्हें सिर्फ अगले 30 दिन तक इसी एक छोटी सी आदत पर अपना पूरा फोकस लगाना है। इस एक छोटी जीत से तुम्हें जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो तुम्हारे काम, डाइट और रिश्तों को अपने आप ठीक करने लगेगा। तुम्हें पूरी दुनिया नहीं बदलनी, तुम्हें सिर्फ अपना पहला डोमिनो गिराना है। जो लोग कीस्टोन हैबिट्स की ताकत समझ गए, वो कम मेहनत में अपनी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर लेते हैं। अगले चैप्टर में हम इच्छा शक्ति के विज्ञान की बात करेंगे। कैसे स्टारबक्स अपने आम कर्मचारियों को, जिन्हें गुस्सा आता है या जो जल्दी हार मान लेते हैं, सुपर प्रोडक्टिव मशीनों में बदल देता है। विल पावर का वो सीक्रेट क्या है, ये जानने के लिए बने रहो। तो चलिए अब द पावर ऑफ हैबिट के चैप्टर 5 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है इच्छा शक्ति का विज्ञान। तुम सुबह उठकर खुद से वादा करते हो कि आज डाइट नहीं टूटेगी। दिन भर तुम खुद को कंट्रोल करते हो, लेकिन शाम को ऑफिस से लौटते वक्त जब तुम बुरी तरह थके होते हो, तुम्हारा हाथ अपने आप किसी मीठे या जंक फूड पर चला जाता है। तुम गुस्सा न करने की कसम खाते हो, लेकिन थकावट में कोई बहस करता है और तुम फट पड़ते हो। फिर रात को बिस्तर पर लेटकर तुम खुद को कोसते हो
कि तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है और तुम पैदाइशी कमजोर हो। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम पूरी तरह गलत हो। इच्छा शक्ति कोई टैलेंट नहीं है जो जन्म से मिलता है। पिछले चैप्टर में हमने जाना था कि कीस्टोन हैबिट्स क्या होती है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि विज्ञान के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी कीस्टोन हैबिट सिर्फ एक है और वो है इच्छा शक्ति। इसे समझने के लिए ट्रैविस नाम के एक लड़के की कहानी सुनते हैं। ट्रैविस का बचपन बहुत बुरा था। उसे बहुत गुस्सा आता था और उसकी कोई भी नौकरी नहीं टिकती थी। लेकिन जब उसे स्टारबक्स में नौकरी मिली तो कुछ ही सालों में वो लड़का स्टारबक्स के 2 बड़े स्टोर्स का मैनेजर बन गया। वो रोजाना सैकड़ों गुस्से वाले कस्टमर्स को मुस्कुराते हुए हैंडल करने लगा। आखिर स्टारबक्स ने ऐसा क्या जादू किया? असल में स्टारबक्स कॉफी बनाना कम और इच्छा शक्ति ज्यादा सिखाता है। तुम्हें लगता है कि इच्छा शक्ति एक स्किल है, लेकिन विज्ञान कहता है कि इच्छा शक्ति तुम्हारे हाथ पैरों की तरह एक मसल है। अगर तुम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये थक जाएगी। केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में मूली और कुकीज का एक मशहूर एक्सपेरिमेंट हुआ। भूखे छात्रों के एक ग्रुप को ताजा चॉकलेट चिप कुकीज दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप को कुकीज से खुद को रोककर सिर्फ मूली खाने को कहा गया। मूली वाले छात्रों ने खुद को कंट्रोल करने में अपनी विल पावर खर्च कर दी। इसके बाद जब उन्हें एक बिना जवाब वाली पजल सॉल्व करने को दी गई तो कुकीज खाने वाले छात्रों ने 19 मिनट तक कोशिश की, जबकि मूली वाले छात्र सिर्फ 8 मिनट में हार मान गए। उनकी इच्छा शक्ति की मसल कुकीज से खुद को रोकने में ही पूरी तरह थक चुकी थी। यही तुम्हारे साथ होता है। दिन भर काम और स्ट्रेस में तुम्हारी विल पावर थक चुकी होती है, इसीलिए तुम रात को डाइट तोड़ देते हो या गुस्सा कर देते हो। तुम सोचते हो कि जब कोई संकट आएगा तब तुम अपनी इच्छा शक्ति से खुद को रोक लोगे, लेकिन थकी हुई मसल हमेशा धोखा देती है। स्टारबक्स इस बात को जानता था, इसलिए उसने अपने कर्मचारियों को एक सिस्टम रटा दिया जिसे लैट मेथड कहते हैं। लिसन, समझो, एक्शन लो, धन्यवाद कहो और समझाओ। उन्होंने कर्मचारियों से पहले ही फैसला करवा लिया कि अगर कस्टमर चिल्लाएगा तो पलटकर जवाब देने के बजाय वो लैट मेथड शुरू कर देंगे। उन्होंने इच्छा शक्ति को एक आदत में बदल दिया ताकि स्ट्रेस के समय विल पावर खर्च न करनी पड़े और दिमाग ऑटो पायलट पर काम करे। तुम्हारा आज का एक्शन स्टेप यह है कि कभी भी अपनी विल पावर पर भरोसा मत करो। आज ही अपना खुद का एक अगर तो प्लान बनाओ। अगर तुम मीठा छोड़ना चाहते हो तो प्लान बनाओ कि अगर शाम को मुझे मीठे की तलब लगेगी तो मैं इच्छा शक्ति से लड़ने के बजाय सीधा एक सेब खा लूंगा। जब तुम पहले से फैसला करके रखते हो तो संकट के समय सोचना नहीं पड़ता और तुम्हारी विल पावर खर्च नहीं होती। जो लोग ये समझ गए कि इच्छा शक्ति एक मसल है, वो अपनी मसल को बचाना और मजबूत करना सीख जाते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे बड़े हादसे, नुकसान और संकट असल में तुम्हारी सबसे पुरानी आदतों को बदलने का सबसे बेहतरीन मौका होते हैं। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हारे दिमाग के जाले साफ कर रही है तो ऑडियो बुक 177 को अभी सब्सक्राइब करो। आइए अब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं और एट द पावर ऑफ हैबिट के चैप्टर 6 में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है संकट की ताकत, द पावर ऑफ अ क्राइसिस। तुम अपनी जिंदगी में किसी बड़े नुकसान से बहुत डरते हो। अचानक नौकरी चली जाना, किसी अपने का धोखा देना, बिजनेस का डूब जाना या कोई भयानक बीमारी। जब ऐसा कोई संकट आता है तो तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया और ये तुम्हारी बर्बादी है। लेकिन विज्ञान और इतिहास की नजर में जिस चीज को तुम बर्बादी समझ रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि सिर्फ इंसानों की ही आदतें नहीं होती, बल्कि कंपनियों, परिवारों और पूरे समाज की भी आदतें होती है। जब ये आदतें अंदर से सड़ जाती हैं, तो उन्हें कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बदल सकता। उन्हें बदलने के लिए सिर्फ एक भयंकर संकट की जरूरत होती है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे दुनिया के महान लीडर्स संकट से डरते नहीं,
बल्कि उसका इंतजार करते हैं। 1987 में लंदन के किंग्स क्रॉस अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी आग लगी। एक कर्मचारी ने उसे देखा, लेकिन वो चुपचाप चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लंदन अंडरग्राउंड की आदत थी कि जो काम जिस डिपार्टमेंट का है वही करेगा। किसी ने आग बुझाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो उनका काम नहीं था। नतीजा ये हुआ कि 15 मिनट के अंदर वो आग एक भयानक गोले में बदल गई और 31 लोग जिंदा जल गए। इस भयंकर संकट के बाद सालों से अपनी सड़ी हुई आदतों को बदलने से इनकार कर रहे अधिकारियों को अपना मुंह बंद रखना पड़ा। एक नए लीडर ने आकर सारे पुराने नियम तोड़ दिए और पूरे सिस्टम की नई आदतें बनाई। जो बदलाव 20 सालों में नहीं हो पाए थे, वे इस एक संकट की वजह से कुछ ही महीनों में हो गए। तुम्हें लगता होगा कि महान लीडर्स संकट आने पर उसे तुरंत सुलझाते हैं, लेकिन विज्ञान इसके बिल्कुल उलट बात कहता है। एक असली और चालाक लीडर कभी एक अच्छे संकट को बर्बाद नहीं जाने देता। रोड आइलैंड हॉस्पिटल अमेरिका के बेहतरीन अस्पतालों में से एक था, लेकिन वहां के डॉक्टर्स बहुत घमंडी थे। वे नर्सों की बात बिल्कुल नहीं सुनते थे। इस बुरी आदत के कारण एक सर्जन ने मरीज के दिमाग के गलत हिस्से का ऑपरेशन कर दिया और मरीज की मौत हो गई। अस्पताल का मैनेजमेंट चाहता तो इसे छुपाकर वापस नॉर्मल हो सकता था, लेकिन चीफ मेडिकल ऑफिसर ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उन्होंने संकट को और बड़ा बनाया, मीडिया को सब बताया और सिस्टम बना दिया कि चेकलिस्ट पूरी न करने वाले डॉक्टर को निकाल दिया जाएगा। उस संकट के डर ने घमंडी सर्जन्स की आदतें रातों रात तोड़ दी और आज वह दुनिया के सबसे सुरक्षित अस्पतालों में से एक है। यहीं पर तुम अपनी पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ी गलती करते हो। जब बिजनेस डूबता है या कोई ब्रेकअप होता है तो तुम्हारा दिमाग पैनिक कर जाता है और तुम वापस अपनी पुरानी नॉर्मल जिंदगी में जाना चाहते हो। तुम ये नहीं समझते कि तुम्हारी वो पुरानी आदतें ही तुम्हें इस बर्बादी तक लेकर आई है। जब तुम टूटते हो तो तुम्हारे दिमाग के पक्के हैबिट लूप भी टूट जाते हैं और तुम्हारा बेसल गैंग्लिया उस वक्त कमजोर होता है। अगर इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा संकट चल रहा है तो रोना बंद करो। ये प्रकृति का तुम्हें दिया हुआ एक मौका है। जब सब सही चल रहा होता है तब तुम अपनी आदतें नहीं बदल पाते क्योंकि पुराने लूप बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन संकट आते ही तुम्हारी जिंदगी की स्लेट एकदम साफ हो जाती है। इस दर्द का इस्तेमाल करो और पुरानी आदतों को वापस मत आने दो। ये वो समय है जब तुम जिम जा सकते हो, नई किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो और अपने काम का तरीका बदल सकते हो, क्योंकि टूटे हुए दिमाग में नई आदतें डालना सबसे आसान होता है। एक अच्छे संकट को कभी बर्बाद मत जाने दो। जो लोग संकट की ताकत को समझ गए, वे हर बर्बादी के बाद 100 गुना ज्यादा ताकतवर होकर उठते हैं। जो नहीं समझे, वो वापस उन्हीं आदतों के गुलाम बन जाते हैं जिन्होंने उन्हें बर्बाद किया था। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि दुनिया की बड़ी कंपनियां तुम्हारा डेटा कैसे पढ़ती है। क्या टारगेट जैसी कंपनी ये बता सकती है कि कोई लड़की प्रेग्नेंट है, वो भी उसके घर वालों को पता चलने से पहले? वो तुम्हारी आदतों को कैसे ट्रैक करते हैं, ये जानने के लिए बने रहो। तो चलिए अब द पावर ऑफ हैबिट के चैप्टर 7 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है टारगेट कंपनी का राज। हाउ टारगेट नोज व्हाट यू वांट। क्या कोई दुकान, सुपरमार्केट या तुम्हारे फोन में पड़ी कोई ऐप ये बता सकती है कि तुम्हारे घर में कोई प्रेग्नेंट है? वो भी तब जब तुम्हारे खुद के परिवार को भी ये बात न पता हो। तुम कहोगे कि ये नामुमकिन है, ये तुम्हारा प्राइवेट डेटा है। लेकिन आज से कई साल पहले, जब स्मार्टफोन्स इतने चालाक भी नहीं थे, तब भी एक कंपनी ने सिर्फ एक लड़की की खरीदारी की आदतों को देखकर ये पता लगा लिया था कि वो प्रेग्नेंट है। कंपनी को ये बात उसके पिता से भी पहले पता चल गई थी। तुम सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से शॉपिंग करते हो, लेकिन असल में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां तुम्हारे दिमाग को हैक कर चुकी है। पिछले चैप्टर्स में हमने सीखा कि हमारे दिमाग में आदतें कैसे बनती हैं और हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। लेकिन चार्ल्स डुहिग
इस चैप्टर में कहानी का दूसरा पहलू दिखाते हैं। अगर तुम अपनी आदतों को नहीं समझोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां तुम्हारी आदतों का फायदा उठाकर तुमसे अपना सामान बिकवाएंगी। अमेरिका की बहुत बड़ी रिटेल कंपनी टारगेट की मार्केटिंग टीम ने अपने डेटा साइंटिस्ट एंड्रयू पोल से कहा कि क्या वो डेटा देखकर बता सकता है कि उनकी कौन सी कस्टमर प्रेग्नेंट है। यूसीएलए के प्रोफेसर एलन एंड्रियासन की स्टडी बताती है कि आम दिनों में इंसानों की खरीदारी की आदतें बहुत पक्की होती है, लेकिन शादी होने, नया घर लेने या बच्चा पैदा होने जैसे बड़े बदलावों के समय इंसान के पुराने हैबिट लूप कमजोर पड़ जाते हैं। कंपनियां जानती है कि अगर इस कमजोर समय में उन्होंने तुम्हें अपना बना लिया तो तुम जिंदगी भर उनके कस्टमर बन जाओगे। एंड्रयू पोल ने लाखों महिलाओं के शॉपिंग डेटा को खंगालकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो किसी भी महिला की शॉपिंग लिस्ट देखकर बता सकता था कि वह प्रेग्नेंट है या नहीं। उसने ध्यान दिया कि प्रेग्नेंट महिलाएं शुरुआत में बिना खुशबू वाला लोशन और बाद में कॉटन बॉल्स व कैल्शियम की गोलियां खरीदती है। एक दिन टारगेट स्टोर में एक गुस्से से भरा पिता आया और चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरी हाई स्कूल में पढ़ने वाली बेटी को बच्चों के कपड़ों के कूपन क्यों भेज रहे हो? मैनेजर ने माफी मांगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसी पिता ने मैनेजर को फोन करके बताया कि उसकी बेटी सच में प्रेग्नेंट है। जब टारगेट कंपनी को पता चला कि उनका कंप्यूटर इतना सटीक है तो उन्हें लगा कि सीधे बच्चों के सामान का कूपन भेजने से महिलाएं डर जाएंगी। इसलिए उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक चाल चली जिसे सैंडविचिंग कहते हैं। उन्होंने बच्चों के डायपर के कूपन को घास काटने वाली मशीन और वाइन ग्लास के कूपन के बीच छिपाकर रैंडम तरीके से भेजना शुरू कर दिया। महिलाओं ने बिना डरे वो कूपन इस्तेमाल किए, क्योंकि जाने पहचानी चीजों के बीच छुपी नई चीज को दिमाग एक आदत मान लेता है। तुम सोचते हो कि ये इत्तेफाक है, जबकि असल में वो तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर रहे होते हैं। तुम किसी सुपरमार्केट या शॉपिंग ऐप में जाकर सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से सामान खरीद रहे हो। 50% सेल का बोर्ड, धीमा म्यूजिक, ताजी ब्रेड की खुशबू और चेकआउट काउंटर पर रखी चॉकलेट्स, ये सब एक बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया हैबिट लूप है। तुम अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके शॉपिंग थेरेपी का इनाम पाते हो और खुद को आजाद समझते हो, जबकि तुम सिर्फ उनके इशारों पर नाच रहे हो। अगर तुम इन कंपनियों के हैबिट लूप को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपना खुद का लूप बनाना होगा। अगली बार जब शॉपिंग पर जाओ तो एक सख्त लिस्ट बनाकर जाओ। लिस्ट से बाहर किसी चीज पर हाथ जाते ही खुद को याद दिलाओ कि ये कंपनी का इशारा क्यों है और तुम्हें इसे तोड़ना है। जो लोग अपनी आदतों के प्रति जागरूक हो जाते हैं वो अपना पैसा और दिमाग बचा लेते हैं, और जो नहीं होते वो जिंदगी भर डिस्काउंट के नाम पर लूटे जाते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक औरत, रोजा पार्क्स, के बस में अपनी सीट से उठने से मना करने की आदत ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। सामाजिक आदतें रातों रात कैसे फैलती हैं, ये जानने के लिए बने रहो। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक सुनकर दुनिया की कड़वी सच्चाइयां पता चल रही हैं, तो ऑडियो बुक 177 को अभी सब्सक्राइब करो। चैप्टर 8, समाज की आदतें, सोशल हैबिट्स। तो चलिए अब द पावर ऑफ हैबिट के चैप्टर 8 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है समाज की आदतें, मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट। तुम सोचते हो कि दुनिया बदलने के लिए या कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए बहुत सारे पैसे, एक जादुई लीडर या हथियारों की जरूरत होती है। तुम सोचते हो कि जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी चीज से गुस्सा होते हैं तब क्रांति आती है। इतिहास कहता है कि तुम गलत हो। क्रांति गुस्से से नहीं आती। बड़े बड़े आंदोलन और समाज के बदलाव सिर्फ एक चीज से शुरू होते हैं, और वो है दोस्ती की आदत, हैबिट्स ऑफ फ्रेंडशिप। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे बड़ी कंपनियां तुम्हारी निजी आदतों को हैक कर लेती है, लेकिन इस चैप्टर में चार्ल्स डुहिक खेल को बहुत बड़ा कर देते हैं। आदतें सिर्फ एक इंसान के दिमाग में नहीं होती, पूरे समाज, शहर
और देश की भी अपनी आदतें होती है। इस हिस्से में हम अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी घटना मोंटगोमरी बस बॉयकॉट की बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे रोजा पार्क्स के बस में अपनी सीट से उठने से मना करने की एक छोटी सी आदत ने पूरे अमेरिका का कानून बदल कर रख दिया। 1 दिसंबर 1955 को अमेरिका के मोंटगोमरी शहर में एक बहुत ही घटिया कानून था। बसों में गोरे लोगों के लिए आगे की सीटें रिजर्व होती थी और काले लोगों को पीछे बैठना पड़ता था। उस शाम 42 साल की रोजा पार्क्स काम से लौट रही थी। बस भर जाने पर ड्राइवर ने रोजा से अपनी सीट एक गोरे आदमी को देने को कहा, लेकिन थकी हुई रोजा ने शांति से नहीं कह दिया। इसके बाद पुलिस बुला ली गई और रोजा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर आग की तरह फैली और रोजा के समर्थन में मोंटगोमरी के काले लोगों ने बसों का बॉयकॉट कर दिया। ये बहिष्कार 381 दिनों तक चला। लोग मीलों पैदल चले, लेकिन बस में नहीं बैठे। अंत में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा और वो नस्ल भेदी कानून हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तुम्हें लगता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोग उस कानून से बहुत गुस्सा थे? यहीं पर इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम है। रोजा पार्क्स वो पहली इंसान नहीं थी जिसने बस में अपनी सीट देने से मना किया था। उनसे पहले क्लॉडेट कॉल्विन और कई अन्य लोगों ने भी यही हिम्मत दिखाई थी, लेकिन तब कोई आंदोलन नहीं हुआ। तो रोजा पार्क्स के केस में ऐसा क्या जादू था? जवाब है सामाजिक आदतें, सोशल हैबिट्स। चार्ल्स डुहिक समझाते हैं कि रोजा पार्क्स सिर्फ एक आम महिला नहीं थी। मोंटगोमरी शहर में उनके स्ट्रॉन्ग टाइज यानी गहरी दोस्तियों का जाल बहुत बड़ा था। जब रोजा को गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने इसलिए बहिष्कार नहीं किया कि उन्हें कानून बदलना था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उनकी दोस्त जेल में थी। ये तुम्हारी दोस्ती की आदत है। लेकिन एक आंदोलन सिर्फ दोस्तों से नहीं चलता। इसे ऐतिहासिक क्रांति बनाने के पीछे 3 मुख्य कारण थे। गहरी दोस्ती, करीबी दोस्तों का बिना सोचे मदद के लिए आगे आना। सामाजिक दबाव, जब समाज के कुछ लोगों ने पैदल चलना शुरू किया तो दबाव बन गया कि बस में बैठने वाले को गद्दार माना जाएगा। नई आदत, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लीडर ने लोगों को शांतिपूर्ण विरोध की आदत दी। जहां डंडे खाने पर भी पलटकर वार करने की जगह शांति से सहने की आदत डाल ली गई। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जब तुम ऑफिस या समाज में बदलाव लाना चाहते हो तो तुम भाषण देते हो या लॉजिक से समझाने की कोशिश करते हो। तुम भूल जाते हो कि इंसान लॉजिक से नहीं, अपनी सामाजिक आदतों से चलता है। अगर तुम अकेले चिल्लाते रहोगे तो कोई नहीं बदलेगा और तुम भी बुरी तरह फेल हो जाओगे। अगर तुम्हें कोई सिस्टम बदलना है तो भाषण देना बंद करो और लोगों से स्ट्रॉन्ग टाइज बनाना शुरू करो। अलग अलग ग्रुप्स के लोगों से दोस्ती करो और एक भरोसेमंद नेटवर्क बनाओ। जब तुम्हारे पास ऐसे दोस्त होंगे तो वो तुम्हारी बात सिर्फ दोस्ती की आदत से मानेंगे और उनका पीयर प्रेशर बाकी पूरे समाज को अपने आप बदल देगा। कोई भी क्रांति सिस्टम बदलने से नहीं, इंसान को इंसान से जोड़ने से शुरू होती है। जो लोग समाज की आदतों का विज्ञान समझ गए वो बिना पावर के भी पूरी दुनिया बदल देते हैं। अगले और आखिरी चैप्टर में हम इंसान के दिमाग के सबसे गहरे रहस्य को जानेंगे। अगर तुम जुआ खेलते हो या नींद में चलकर कुछ गलत कर देते हो तो क्या इसमें तुम्हारी गलती है या तुम्हारी आदतों की? क्या इंसान के पास सच में फ्री विल है या हम सिर्फ अपनी न्यूरोलॉजी के गुलाम हैं? ये जानने के लिए बने रहो। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला रही है तो ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब करो। तो चलिए अब द पावर ऑफ हैबिट के 9वें और आखिरी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है स्वतंत्र इच्छा की न्यूरोलॉजी, द न्यूरोलॉजी ऑफ फ्री विल। तुम सोचते हो कि तुम्हारी हर गलती के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। अगर तुम सिगरेट पीते हो, जुआ खेलते हो या रातों को जागकर
वक्त बर्बाद करते हो, तो दुनिया कहती है कि ये तुम्हारी गलती है। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर के केमिकल, तुम्हारी न्यूरोलॉजी और तुम्हारे बेसल गैंग्लिया ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया हो, तो क्या तुम सच में अपने फैसलों के मालिक हो? क्या तुम्हारे पास सच में स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल है? अगर सब कुछ सिर्फ एक आदत है, तो क्या एक कातिल को उसकी हत्या के लिए सजा मिलनी चाहिए? पिछले चैप्टर्स में हमने सीखा कि आदतें कैसे बनती है, कंपनियां उन्हें कैसे हैक करती है और समाज कैसे काम करता है। लेकिन चार्ल्स डुहिग इस आखिरी चैप्टर में एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। क्या हम अपनी आदतों के गुलाम हैं? इस सबसे डरावने हिस्से में हम दो खौफनाक सच्ची कहानियों की बात करेंगे। पहली कहानी ब्रायन थॉमस की है। ब्रायन एक बहुत शरीफ इंसान था जिसे बचपन से स्लिप टेरर्स, नींद में डरने और चलने की बीमारी थी। जुलाई 2008 की एक रात नींद में उसे लगा कि कोई चोर उनकी वैन में घुस आया है और उसकी पत्नी का गला घोंट रहा है। उसने नींद में ही उस चोर को पकड़कर तब तक दबाए रखा जब तक वो मर नहीं गया। आंख खुलने पर उसने देखा कि उसने अपनी ही पत्नी का गला घोंट दिया था। दूसरी कहानी एंजी बचमन की है। एंजी एक आम हाउसवाइफ थी जिसे कैसीनो जाने की आदत लग गई थी। माता पिता से विरासत में मिले $10 लाख, करीब 8 करोड़ रुपए, अपना घर और सब कुछ उसने जुए में उड़ा दिया। कैसीनो कंपनी ने उसकी आदत का फायदा उठाया और हारने पर उसे फ्री फ्लाइट और शराब भेजते ताकि वो वापस आए। अंत में एंजी कंगाल हो गई और कैसीनो ने उस पर केस कर दिया। दोनों ने अपनी आदतों के गुलाम होकर काम किया, लेकिन अदालत ने पत्नी का खून करने वाले ब्रायन थॉमस को आजाद कर दिया, जबकि जुए में सब कुछ हारने वाली एंजी बैकमैन को दोषी करार दिया। ऐसा क्यों? MRI स्कैन्स बताते हैं कि नींद में चलने वाले और जुआ खेलने वाले दोनों के दिमाग में आदत का लूप चल रहा होता है, लेकिन कैसीनो की मशीनें नियर मिस दिखाती हैं, जीतते जीतते हारना। एंजी जैसे जुआरी का दिमाग इसे जीत मानकर डोपामाइन रिलीज करता है। एंजी के वकीलों ने कहा कि उसका दिमाग हैक हो चुका था, इसलिए उसमें स्वतंत्र इच्छा नहीं थी। लेकिन अदालत ने एंजी को दोषी माना क्योंकि एंजी जानती थी कि उसे जुए की लत है। ब्रायन को नहीं पता था कि वो नींद में क्या करेगा, लेकिन एंजी होश में थी। उसके पास कैसीनो जाने से पहले रुकने की चॉइस थी। यहीं पर इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे अंदर कोई बुरी आदत है, तो उसे बदलने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिस पल तुम अपनी आदत को पहचान लेते हो, उसी पल तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा वापस आ जाती है। तुम विक्टिम कार्ड खेलकर खुद को लाचार नहीं मान सकते। अब तुम्हें हैबिट लूप, इशारा, रूटीन, इनाम के बारे में सब पता है। ज्ञान के साथ जिम्मेदारी आती है। इसलिए अब तुम्हारा वक्त बर्बाद करना तुम्हारी आदत नहीं, चॉइस है। अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। आज ही एक पेपर पर अपनी उस बुरी आदत को लिखो जिसने तुम्हारी जिंदगी नरक बना रखी है। उसके इशारे, क्यू को ढूंढो, इनाम, रिवॉर्ड को पहचानो और रूटीन को बदलने का प्लान बनाओ। इच्छा शक्ति, विल पावर को अपना दोस्त बनाओ। कीस्टोन हैबिट्स पर फोकस करो और विश्वास, बिलीफ रखो। आदतें तुम्हारी किस्मत नहीं है। चार्ल्स डुहिग कहते हैं, एक बार जब तुम समझ जाते हो कि आदतें कैसे बदली जा सकती हैं, तो ये तुम्हारे पास एक चॉइस बन जाती है और फिर ये चॉइस तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। तुमने शुरुआत की थी ये सोचकर कि तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी किस्मत है। तुम्हें लगा था कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है और तुम कभी नहीं बदल सकते। लेकिन इन 9 चैप्टर्स का सफर तय करने के बाद अब तुम वो इंसान नहीं रहे जिसने पहला चैप्टर प्ले किया था। अब तुम हैक हो चुके हो, लेकिन इस बार किसी कंपनी ने नहीं,
बल्कि तुमने खुद अपने दिमाग को हैक किया है। द पावर ऑफ हैबिट, द पावर ऑफ हैबिट का ये सफर यही पूरा होता है। हमने द हैबिट लूप, इशारा, रूटीन और इनाम का विज्ञान समझा। हमने जाना कि नई आदतें तलब से बनती हैं और पुरानी आदतें कभी मरती नहीं, बल्कि उन्हें गोल्डन रूल से रिप्लेस करना पड़ता है। हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट तुम्हारी पूरी जिंदगी पलट सकती है और कैसे इच्छा शक्ति कोई जन्मजात टैलेंट नहीं बल्कि एक मसल है। हमने कंपनियों की चालाकी देखी और सामाजिक आदतों की ताकत को भी समझा। चार्ल्स डुहिग ने इस किताब में तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल रख दिया है। अब तुम्हें पता है कि जब तुम्हारा हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ जाता है तो वो एक इशारा है। अब तुम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास अपनी स्वतंत्र इच्छा है। किताबें सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, उस पर चलना तुम्हें खुद पड़ता है। अगर तुमने इस पूरी ऑडियो बुक को सिर्फ सुनकर छोड़ दिया तो कल सुबह तुम फिर से उसी पुरानी जिंदगी में उठोगे। लेकिन अगर तुमने आज अपनी सिर्फ एक बुरी आदत का लूप तोड़ दिया तो तुम दुनिया की किसी भी ताकत को झुका सकते हो। ऑडियो बुक 177, ऑडियो बुक 177 पर इस पूरी किताब को अपना समय देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम उन 1% लोगों में से हो जिन्होंने पहले चैप्टर से लेकर आखिरी तक का सफर पूरा किया है, तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी, ताकि मुझे पता चले कि असली खिलाड़ी कौन है। इस पूरी प्लेलिस्ट को सेव कर लो और अपने उस दोस्त को शेयर करो जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। अगली किताब कौन सी होनी चाहिए? डार्क साइकोलॉजी, फाइनेंस या माइंडसेट? कमेंट में किताब का नाम बताओ। मैं मिलूंगा तुमसे अगली मास्टरपीस के साथ। तब तक के लिए अपना हैबिट लूप डिजाइन करो और दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाओ।